हेलो बच्चों। दिल ये जिद्दी है, जिद्दी जिद चाहिए ऐसे चैप्टर्स को करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ क्लास 10th, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, आप सभी का अच्छा ही चल रहा होगा। अभी तक जो टॉपिक्स हमने कवर किए हैं उनको आपने अच्छे से समझ लिया होगा। वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड व्हाट आर द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो स्टूडेंट्स, आज बारी आती है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर के एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। बहुत ज़रूरी टॉपिक है बच्चों। आज की क्लास में हम बहुत ज़रूरी एक ऐसा कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं जो ना कि सिर्फ क्लास 10th में काम आएगा बल्कि क्लास 12th में भी सीधा सीधा काम आने वाला चैप्टर है बच्चों। ये टॉपिक जो आज हम सीखने वाले हैं वो बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, बोर्ड एग्जामिनेशन, क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हटा दिया गया है। पर इसके बिना ये चैप्टर करना नामुमकिन है। ये चीज़ हमें सीखनी ही होगी बच्चों, क्योंकि आगे जाके ये ज़रूर काम आएगी। सो आज के लेक्चर को बहुत ध्यान से समझिए, सीखने की कोशिश कीजिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से। ये शायद आपके एग्जाम में ना आए पर आगे जाके ये ज़रूर काम आने वाला है। तो बता दूं कॉन्सेप्ट क्या है, टॉपिक का नाम क्या है? चलिए बिना देर करे मैं आपको बता देती हूँ बच्चों। आज जो हम सीखने वाले हैं वो है, जी हाँ, मेटलर्जी। मेटलर्जी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नाम में ही काम हो रहा है यहाँ पर। मेटलर्जी नाम दिख रहा है आपको, मेटलर्जी। मेटल का मतलब क्या है हम सभी जानते हैं। एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन में हमने मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स जाने थे ना, और हमने ये भी समझा था कि कितने सारे मेटल्स हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में हर जगह काम आते ही हैं। याद है आपको कुछ मेटल्स? बताइए। आयरन, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम, कितने सारे ऐसे मेटल्स हैं जो हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आएंगे ही। आप फ्लाइट में जा रहे हो, एल्यूमिनियम वहाँ पर भी मेटल है। आप अपने घर में सब्जी काट रहे हो तो वहाँ पर भी जो चाकू होगा उसमें भी मेटल का पदार्थ मिला होगा बच्चों। अगर हम अपने खाने को रैप कर रहे हैं तो जिस एल्यूमिनियम फॉइल में रैप करते हैं उसमें भी तो मेटल है। तो अब ये सवाल आया कि ये मेटल आए कहाँ से? हाउ डू वी एक्सट्रैक्ट और फाइंड आउट दीज मेटल्स? यही ब्रांच है बच्चों, इसी को समझाती है मेटलर्जी। क्या है ये बच्चों? मेटलर्जी। तो मेटलर्जी को अगर समझना है तो एक बात बता देती हूँ मेटलर्जी के बारे में, जिससे आपको इस कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी। आईआईटी में अलग से मेटलर्जी की एक अलग ब्रांच है बच्चों। It is completely a different world altogether and it is very important. बहुत सारे लाखों करोड़ों के पैकेजेस में जॉब मिलती है उन लोगों को जो मेटलर्जी को बहुत डीपली अंडरस्टैंड करते हैं, मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट्स में जाके वो काम करते हैं, एंड इट्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड रेप्यूटेड जॉब। सो ये जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स थोड़ा सा जो 8th में सीखा, थोड़ा बहुत जो 10th में सीखेंगे, 12th में जाके इसको और डिटेल में समझेंगे। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आगे आने वाले सालों में, और करियर पॉइंट ऑफ व्यू में भी। अगर मेटलर्जी में आपको इंटरेस्ट है, यू कैन रियली मेक वंडर स्टूडेंट्स। सो चलिए फिर, जब पता चल ही गया है कि मेटलर्जी इतनी ज़रूरी है, मेटलर्जी से हमें ये सीखने को मिलेगा कि मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाए, मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाए। तो चलिए फिर इस जर्नी को शुरू करते हैं। मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, क्या अलग अलग प्रोसेसेस हैं, मेटल्स कैसे हम तक पहुंचते हैं, कैसे हम उनको अलग अलग फॉर्म्स में यूज़ करते हैं, यही चीज़ें जानेंगे बच्चों हम। सो चलिए फिर बिना वक्त गवाए, मेटलर्जी को इम्पोर्टेंस को जब हमने जान ही लिया है तो शुरुआत करेंगे और बात करेंगे एग्जैक्टली व्हाट इज़ हैपनिंग ओवर हियर। ये जो अलग अलग चीज़ें जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, ये हम तक पहुंची कैसे, प्रोसेस इन्वॉल्व क्या है। घर पे तो हम बना नहीं सकते इन्हें, ये मिलते कहाँ हैं भाई? ये मेटल्स हमें मिलेंगे कहाँ? और जब मिलते हैं तो क्या प्योर वैसे ही मिलेंगे जैसे हम हमारे घरों में यूज़ करते हैं?
ना, तो फिर कैसे मिलेंगे? चलिए इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं बच्चों। इट्स गोइंग टू बी फन, इंटरेस्टिंग एंड इनोवेटिव ऑल्सो। मजा आएगा, कुछ नया सीखने को मिलने वाला है बच्चों आपको। बहुत इंट्रीगिंग फैक्टर है इसमें, नई नई चीज़ों के साथ साथ अलग अलग मेथड्स, प्रोसेसेस, केमिकल इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज में क्या होता है, हम एक आइडिया लेने वाले हैं आज। सो चलिए शुरू करते हैं मेटलर्जी के इस कॉन्सेप्ट को। और अब हम बात करते हैं ये कि अकरेंस ऑफ मेटल्स, ये मेटल्स अकर कैसे करते हैं। मैंने ये बात आपको ऑलरेडी बता दी थी, आई होप यू गाइज रिमेंबर। मैंने कहा था कि फ्री स्टेट में पाए जा सकते हैं मेटल्स या फिर कंबाइंड स्टेट में। याद है आपको ये बात? वेरी गुड, जरूर याद होगी आपको। अगर ये याद है कि मेटल्स कंबाइंड स्टेट और फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सी बात और बता देती हूँ मैं आपको। विच अकर इन नेचर इन फ्री स्टेट। हाँ जी, फ्री स्टेट को नेटिव स्टेट भी कहते हैं। क्या कहेंगे हम? नेटिव स्टेट। याद रखिएगा, नेटिव स्टेट सुन के आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फ्री स्टेट यानी कि नेटिव स्टेट, या फिर कंबाइंड स्टेट में भी पाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स। ऑब्वियसली कंपाउंड्स के फॉर्म में, हाँ जी, पाए जाएंगे हमारे मेटल्स, या तो सिंपली इन फ्री स्टेट या फिर इन कंबाइंड स्टेट, कंपाउंड्स के फॉर्म में। तो अब जब ये पाए जाते हैं या तो फ्री स्टेट में या कि कंपाउंड्स फॉर्म में, तो अब हमें ये पता करना होगा द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन कैसे निकालें। किसी किसी चीज़ में मिला हुआ मिलेगा हमें, है ना, तो उसमें से हमारे काम की चीज़ कैसे निकलेगी, हमें जो मेटल चाहिए वो कहाँ से मिलेगा, यही हमें जानना है। इस सवाल का जवाब, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ दिस मेटल, कैसे, क्या करना पड़ेगा। कंबाइंड स्टेट में, कंपाउंड फॉर्म में अगर वो मिल जाएगा तो उसमें से जो मुझे चाहिए वो मैं कैसे निकालूं भाई। ये बेटा चाय में से मक्खी निकालने की तरह इतना आसान नहीं है। इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, बट फिर भी इस मुश्किल को आसान करने के लिए आपकी पूजा मैम है ना। सो चलिए फिर करते हैं इस मुश्किल को आसान। और अब हम जानते हैं कि एग्जैक्टली जो हमारे अर्थ क्रस्ट में है ना, ये मिनरल्स, ओर्स, मेटल्स, एलिमेंट्स, ये सारे टर्म्स जानने होंगे हमें। इन सभी टर्म्स को समझने के लिए आपको एक कहानी सुननी होगी। कहानी नहीं है, बल्कि ये देखा जाए तो एक बेसिक नॉलेज है जो आपको एसएसटी में भी सिखाई जाती है और साइंस में भी सिखाई जाती है। कहानी मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चे इस बात को भूल गए हैं। तो चलिए फिर बता देती हूँ। जो हमारा अर्थ है ना, हमारा प्लैनेट अर्थ, यहाँ से ही हमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। द मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स इज, ये मैंने बताया ना कि मेटल्स फ्री स्टेट या कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे। द मेजर सोर्स ऑफ दिस मेटल्स इज अर्थ क्रस्ट। हमारे अर्थ के क्रस्ट में से ही निकलेंगे काफी सारे मेटल्स। मेजर सोर्स है मेटल्स का हमारा अर्थ क्रस्ट। हमारे अर्थ के क्रस्ट में ही पाए जाएंगे बच्चों काफी सारे मेटल्स। सिर्फ अर्थ क्रस्ट में नहीं, हमारे प्यारे और सबसे जरूरी वाटर, पानी में भी पाए जाते हैं ये। सो सम मेटल्स विच आर फॉर्म सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं ना, जो वो हमें सॉल्ट्स मतलब नमक, तो दे आर फाउंड इन सी वाटर। कहाँ मिलेंगे फिर ये? सी वाटर इन द फॉर्म ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स। अब हम समझे जो हमारा अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट में से हमें काफ़ी सारे मेटल्स मिलेंगे और अर्थ पे पानी भी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, ये हम जानते हैं ना। सो इस पानी में नमक है और कुछ मेटल्स हम नमक में से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। सो अब आप ये बात जान गए हो कि ये मेटल्स एग्जैक्टली इनका सोर्स क्या है, ये मिलते कहाँ पर है, राइट स्टूडेंट्स। सो द सोर्स इज, मेजर सोर्स इज द अर्थ क्रस्ट, एंड कुछ और मेटल्स ऐसे हैं जो सॉल्ट्स के फॉर्म में हमें पानी में, सी वाटर में भी मिलेंगे, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड है ना, इसमें से फिर हम हमारे काम का मेटल निकाल लेते हैं, सॉल्ट्स के फॉर्म में पाए जाते हैं ये। ठीक है, सो अब क्लियर है सोर्सेस ऑफ आवर मेटल्स, है ना बच्चों। जब हमें सोर्स पता चल गया है तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि अर्थ क्रस्ट में कितने मिलेंगे, कितनी मात्रा में मिलेंगे ये मेटल्स, यही हमें जानना है। हमें ये जानना है कि ये जो हमारे मेटल्स हैं ना, कहाँ और कैसे और कितनी मात्रा में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे ये मैंने बता दिया आपको, अर्थ क्रस्ट में, है ना। कितनी मात्रा में मिलेंगे, चलिए इस सवाल का जवाब मैं आपको दे देती हूँ। हमारे अर्थ क्रस्ट में बहुत सारे मेटल्स हैं बच्चों, काफ़ी सारे मेटल्स हैं। अब मैं आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन भी बता देती हूँ। एल्यूमिनियम 7% पाया जाता है बच्चों, इट्स वन ऑफ द मोस्ट एबंडेंट मेटल फॉर्म्ड इन द अर्थ क्रस्ट, 7%। ओके, आगे बढ़ते हैं आयरन की ओर। नेक्स्ट
जो पाया जाता है वो है आयरन विच इज 4%। एंड मूविंग ऑन, कैल्शियम, कैल्शियम बच्चों 3% पाया जाता है। और फिर आया सोडियम, सोडियम 2.7% पाया जाता है। फिर आते हैं पोटेशियम की तरफ, पोटेशियम 2.5%। एंड देन मूविंग ऑन टू मैग्नीशियम 2%, टाइटेनियम अपना 0.6%। अब आप बोलोगे मैम आपने कुछ मेटल्स बताए हैं जो हमारे अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं और हमारे पानी में भी, जैसे मैंने बताया आपको सी वाटर में सोडियम मिल जाएगा, आपको मिलेगा कि नहीं? तो बच्चों अब आप बोलोगे और बहुत सारे मेटल्स हैं, बिल्कुल हैं जो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, वो कम मात्रा में पाए जाते हैं। ज़्यादातर एबंडेंट सोर्स जो है ना, ज़्यादातर जो एलिमेंट्स जो मेटल्स पाए जाते हैं वो मैंने आपको अभी यहाँ पर बता दिए हैं। So I hope now you have understood that in our Earth's crust we have so many metals. उनमें से कुछ हैं एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम। ठीक है बच्चों, याद रहेगी ये बात? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड टाइटेनियम, these are the most abundant metals on the Earth's crust. याद रहेगी ना ये बात? बहुत बढ़िया। जब हमें पता चल गया है कि अर्थ क्रस्ट में बहुत सारे मेटल्स पाए जाते हैं और कुछ एलिमेंट्स की, कुछ मेटल्स की मैंने आपको परसेंटेज भी बता दी है। ओके, सो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे एक टर्म की जो कि है मिनरल। हमने सोर्स अब पता कर लिया है, कहाँ मिलेंगे पता चल गया है, कितनी मात्रा में अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं ये भी पता कर लिया है। तो चलिए अब बड़ा इंटरेस्टिंग सा टर्म है मिनरल्स। इस टर्म को आपने काफी बार सुन रखा है, रिसोर्सेस में मिनरल्स ये वर्ड जरूर सीखा होगा आपने अपनी यंगर क्लासेस में। तो आप सभी जानते हो कि मिनरल्स क्या होते हैं, जानते हो कि नहीं? चलिए मैं जल्दी से बता देती हूँ। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स अकरिंग नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट, अर्थ के क्रस्ट में नेचुरली पाए जाते हैं। पहली बात, नेचुरली पाए जाएंगे तो खास बात यह है, जैसे कि मैंने कहा कि एक नेचुरल सब्सटेंस है, इनमें होगा क्या भाई? इनमें जो होगा वो ये है, इट कंटेन्स मेटल इन कंबाइंड फॉर्म, दे कंटेन्स मेटल्स इन कंबाइंड फॉर्म, और इसी को हम कहेंगे मिनरल्स। क्या बोलेंगे हम? मिनरल्स। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स अकरिंग नेचुरली, कहाँ पे? अर्थ के क्रस्ट में, अर्थ क्रस्ट में जो पाए जाते हैं वही है हमारे मिनरल्स। मिनरल्स में मेटल्स पाए जाएंगे। मिनरल्स कहाँ पाए जाएंगे? अर्थ के क्रस्ट में। क्लियर है ये बात? अब जब हमें पता चल गया है हमें जो मेटल चाहिए ना, हमें जो मेटल चाहिए वो मिनरल्स के फॉर्म में अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। क्लियर है ये बात? राइट। सो अब हम ये समझ गए हैं, तो अगला सवाल होगा कि हम इन मिनरल्स में से हमारे काम की चीज जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे और उसको क्या कहेंगे, बता देती हूँ। मिनरल्स दैट कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ ए पर्टिकुलर मेटल, एक ऐसा मिनरल बच्चों जिसमें हाई परसेंटेज है पर्टिकुलर मेटल की, and from which metals can be extracted economically on a large scale is called as ore. ये टर्म सुनिए, ORE, ore, बहुत खास शब्द है, 3 अक्षर का छोटा सा ये शब्द बहुत मायने रखता है बच्चों। आपको ये समझना है कि यहाँ पर और वो होता है मिनरल में से इकोनॉमिकली फीजिबल, हमारे फायदे के लिए या हम जिसको यूज कर सकें। ओके, ज्यादा परसेंटेज में, ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा तभी तो हम उसको निकालेंगे। आप सोचो 0.00001% में पाया जाए तो क्या इतनी मेहनत करेंगे उस पर? नहीं करेंगे। 30%, 20%, 60% ज्यादा मात्रा में हमारा मेटल जब पाया जाएगा तब उसी मिनरल को हम कह देंगे और। दोबारा देखो, मिनरल्स दैट कंटेन्स, यही बात आपको याद रखनी है, वेरी हाई परसेंटेज। किस चीज का हाई परसेंटेज? किसी भी पर्टिकुलर मेटल का। ओके, हाई परसेंटेज होना चाहिए किसका? पर्टिकुलर मेटल का। क्लियर है ये बात? जब किसी मेटल की हाई परसेंटेज पाई जाएगी और उसमें से फिर हम आसानी से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सके इकोनॉमिकली। इकोनॉमिकली का मतलब पैसे भी तो देखने पड़ेंगे, कितना खर्च लगेगा। मैनेजेबल खर्चे में अगर हम उसको निकाल पाए हमारा फायदा भी हो जाएगा। इसी चीज को कहेंगे और। क्या कहेंगे बच्चों? ORE, और। ये और से एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों। ठीक है, मिनरल क्या है समझे? समझ गए। ओर्स क्या है समझे? सिंपली समझे कि उन मिनरल्स में जिनमें किसी पर्टिकुलर मेटल की मात्रा ज़्यादा पाई जाए और उसमें से हम इकोनॉमिकली हम उसे एक्सट्रैक्ट कर पाएँ,
उसी को हम कहेंगे और। एक्सट्रैक्ट करना क्या होता है जानते हो? इंग्लिश पढ़ते होगे बच्चों आप, इंग्लिश में एक्सट्रैक्ट क्या होता है पता है ना? है ना? पूरे लेसन में से 4 लाइन निकाल के बोलेंगे इस एक्सट्रैक्ट का सवाल का जवाब दो, पूछेंगे ना। सिमिलरली एक्सट्रैक्ट मतलब किसी चीज में से एक्सट्रैक्ट करना, निकालना। जैसे लेसन में से 4 लाइन उठाई जाती है, वैसे ही मिनरल में से, है ना बच्चों, और में से हम हमारे मेटल को एक्सट्रैक्ट कर देंगे। जो हमें काम की चीज है वो हम निकाल लेंगे। ठीक है। सो मिनरल तो बहुत सारे हैं, है ना। इस मिनरल्स में से जिसमें मेटल पाया जाए उसको मिनरल बोलते हैं। एक ऐसा मिनरल जिसमें से मेटल हमारे लिए हम निकाल सकें, इकोनॉमिकली फीजिबल हो और ज़्यादा मात्रा में मेटल पाया जाए, उसी को कहेंगे और। स्टूडेंट्स बहुत ज़रूरी है मिनरल और का फ़र्क जानना। ठीक है बच्चों, अब समझ ही गए हैं। और में से हम मेटल निकाल लेंगे, इकोनॉमिकली भी ठीक रहेगा क्योंकि इसमें बहुत मात्रा में मेटल पाया जाएगा। एग्जाम्पल बताती हूँ, हेमेटाइट। हेमेटाइट में से हम आयरन निकाल लेते हैं, पता है आपको। चलिए इसके बारे में और भी जानेंगे। अब हम ओर्स की बात करते हैं। अब जब ओर का जिक्र हुआ ही है तो अलग अलग टाइप के ओर्स होते हैं बच्चों। वन ऑफ देम इज सल्फाइड और आर्सेनिकल ओर्स। ओके, दूसरा है ऑक्सीडाइज्ड ओर्स, तीसरा है हैलाइड ओर्स। आपको जस्ट एक आइडिया देने के लिए मैं समझा रही हूँ कि ओर्स ना इन टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है, सल्फाइड और आर्सेनिकल ओर्स, नाम में ही है, या तो सल्फर पाया जाएगा या कि आर्सेनिक। वो कंपाउंड्स फॉर्म में पाया जा सकता है, कम मात्रा में पाया जा सकता है, पर जिस ओर में ये पाए जाएं इन्हें हम कहेंगे सल्फाइड और आर्सेनिकल ओर्स। याद रहेगी ये बात। चलिए एग्जांपल्स देखिए, लेड, जिंक, सिल्वर, मर्क्यूरी, कॉपर, आयरन, निकल एक्सेट्रा। देखिए कितने सारे मेटल्स हैं जिनके इस फॉर्म में ओर्स हो सकते हैं। ठीक है, अगला अगर हम आ जाए ऑक्सीडाइज्ड ओर्स। ऑक्सीडाइज्ड ओर्स में तो बहुत सारे होते हैं बेटा। मैं आपको टाइप्स बता दूं, ऑक्साइड्स हो सकते हैं, हाइड्रोक्साइड्स हो सकते हैं, ऑक्सी एसिड सॉल्ट्स हो सकते हैं। ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आई नो थोड़ा ट्रिकी सा लग रहा होगा, ये सब याद करना पड़ेगा क्या, ऐसा टेंशन लेना हो रहा होगा आपको, चिंता मत करो, 12th में ज़्यादा डिटेल में सीखोगे। अभी के लिए जस्ट एक आइडिया होना चाहिए। अच्छा, ओर्स ऐसे अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तीसरा वाला है, सिंपल है, हैलाइड ओर्स। हैलाइड ओर्स कम मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, और उनका एग्जाम्पल ले लो आप, सिल्वर, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। हैलाइड सुन के कुछ याद आया क्या? हैलोजेंस। हमारे हैलोजेंस क्या हैं? पीरियोडिक टेबल में 17th ग्रुप में जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें ही तो हम कहते हैं हैलोजेंस, याद है ना। सो हैलाइड ओर्स भी होते हैं। ठीक है बच्चों, उन हैलाइड ओर्स में से फिर हम हमारा जो मेटल चाहिए वो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ओके ना। सो अब आपको मैंने टाइप्स ऑफ ओर्स भी बता दिए हैं। अब एक चीज बताती हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली ये कहानी है क्या। कुछ इंपॉर्टेंट ओर्स को डिस्कस कर लिया जाए। जैसे ही आप ओर्स को समझने की कोशिश करोगे वैसे ही ये चीजें आसान हो जाएंगी। एग्जाम्पल देखिए, चीजें समझ आ जाएगी आपको। और मिनरल, सब कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा और आपको ये समझ आ जाएगा कि और में से मेटल कैसे निकालते हैं। देखिए, और का नाम है बॉक्साइट। क्या है? बॉक्साइट। उसका फॉर्मूला है Al2O3.2H2O। इसमें से साफ नजर आ रहा है हमें क्या चाहिए? एल्यूमिनियम चाहिए। हम इसमें से एल्यूमिनियम को निकाल लेंगे। सो एल्यूमिनियम इज फॉर्म्ड इन द, कैसे मिलेगा हमको? बॉक्साइट फॉर्म में मिलेगा। एल्यूमिनियम का और क्या है? एग्जाम में भी पूछते हैं, ये बॉक्साइट और है। कौन सा है? बॉक्साइट। और कुछ एलिमेंट्स के ओर्स बता देती हूँ आपको। कॉपर का है, कॉपर आयरन पायराइट्स। सल्फाइड और है बेटा, CuFeS2। देखो इसमें से, ठीक है, इसमें से हम कॉपर निकाल लेंगे। जिंक कहाँ मिलेगा हमें? जिंक का और है जिंक ब्लेंड, जिसका फॉर्मूला है ZnS। जिंक मिल जाएगा हमको। मैग्नीशियम कहाँ से मिलेगा भाई? मैग्नीशियम मिलेगा मैग्नेसाइट से, MgCO3 से, मैग्नीशियम कार्बोनेट से। ऐसे बहुत सारे हैं बच्चों, रॉक सॉल्ट, सिनेबर, मैग्नेटाइट, गैलेना, बहुत सारे ओर्स हैं। ये लिस्ट तो ख़त्म ही नहीं होगी क्योंकि हमारे मेटल्स भी तो इतने ज़्यादा हैं। सो मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हैं। ठीक है बच्चों, अब आप बोलोगे मैम ये सब याद करने पड़ेंगे क्या? आपको पता होना चाहिए कि ऐसे ओर्स में से मेटल्स निकलते हैं। ज़्यादा कॉमनली जो यूज़ होते चले जाएंगे, प्रैक्टिस करते चले जाओगे तो चीज़ें आपको याद भी हो जाएंगी। ठीक है, सो कुछ मैंने बताया। एल्यूमिनियम का बहुत कॉमन है बॉक्साइट। ठीक है, आयरन का बहुत कॉमन है हेमेटाइट। सो आपको जिंक का, आयरन का, हमारा मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम का, सिनेबार, मर्क्यूरी का, ये बहुत इजीली हम बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं ना इन मेटल्स को, तो इनके और सीखना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, है ना बच्चों।
तो हमें पता होना चाहिए ना, जो थर्मोमीटर में जो मर्क्यूरी डलता है वो मर्क्यूरी मिलेगा कहाँ से? मर्क्यूरी का ओर है सिनेबार, देखिए HGS ऐसे पाया जाता है ये, इसमें से फिर हम हमारा मर्क्यूरी निकाल लेते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट ओर्स मैंने आपको समझाया, अब आपको समझ आ गया होगा कि ओर में से ही मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और क्या होता है? और वो होता है वो मिनरल जिसमें मेटल की मात्रा ज़्यादा हो और जिसको हम आसानी से फिर हम एक्सट्रैक्ट भी कर सकें। एग्जाम में ऐसे सवाल आ सकता है, लाइमस्टोन, इस लाइमस्टोन में से कौन सा एलिमेंट निकाला जाए, कौन सा मेटल एक्सट्रैक्ट किया जाए? लाइमस्टोन मतलब CaCO3, क्या है बच्चों? CaCO3, इसमें से हम कैल्शियम को निकालेंगे। ठीक है, ऐसे आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ इस टेबल में भी मैंने लाइमस्टोन मेंशन किया है, देखिए CaCO3 और इसमें से कैल्शियम निकलेगा, हाँ है ना? समझ गए हो आप ये बात? वेरी गुड। नाउ यू इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस, व्हाट वी हैव टू डू इज, कुछ इंपॉर्टेंट ओर्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं और समझाए हैं कि आपको ये याद करने हैं। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ते हुए हम अब बात करेंगे कुछ और इम्पॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन्स के बारे में। ट्रू और फॉल्स में ये बात आपको पता होनी चाहिए। मिनरल जान लिया क्या है, और जान लिया क्या है, दोनों में फर्क क्या है ये भी जान लिया है, तो ये बात आसानी से समझ आ जाएगी। और वो बात ये है, ऑल द ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल द मिनरल्स आर नॉट ओर्स। बताइए ये लाइन आपको समझ आई कि नहीं? यहाँ पर हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं सारे ओर्स मिनरल्स होते हैं। बिल्कुल होते हैं भाई, मिनरल मतलब उसमें मेटल की मात्रा पाई जाएगी, और में भी तो मेटल की मात्रा पाई जाएगी, पर ऑल द मिनरल्स आर नॉट ओर्स। क्यों भाई? सारे मिनरल्स में से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, वो और नहीं है इसीलिए। क्यों भाई? क्योंकि कम मात्रा में अगर मेटल है तो क्या फ़ायदा इतना खर्चा करने को, इतना ज़्यादा वक्त बर्बाद करने के लिए। और वो है जिसमें मेटल की मात्रा भी ज़्यादा पाई जाएगी, इकोनॉमिकली भी फीजिबल होगा। ठीक है, सो इसीलिए ये बात कही जा रही है कि ऑल द ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल द मिनरल्स आर नॉट ओर्स। ये बात क्लियर है बच्चों? मिनरल और में डिफरेंस समझ जाएंगे, ये बात भी अगर हम समझ जाएंगे अब आएगा मजा आगे पढ़ने में। राइट, इट इज क्लियर नाउ। मेटलर्जी, मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है। मेटल कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा? मिनरल्स के फॉर्म में मिलेगा। कहाँ मिनरल्स मिलते हैं? अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं या फिर पानी में मिलते हैं, ज़्यादातर अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं। ठीक है, अब जब हमें पता चल गया कि वो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं तो क्या वो अकेले मिलेंगे या किसी के साथ मिलेंगे? साफ साफ एल्यूमिनियम मिल जाएगा क्या आपको? नहीं, ऐसे नहीं मिलेगा, बॉक्साइट फॉर्म में मिलेगा। Al2O3 लिखा था ना बॉक्साइट का फॉर्मूला, Al2O3.2H2O। तो अब हम ये सीखेंगे कि मिनरल क्या है और क्या है जानने के बाद, इस और में से जो मेटल है ना, इसमें ये जो मेटल है हमें कैसे मिलेगा, मेटल के साथ क्या पाया जाता है, और के बारे में एक बात और ज़रूरी मैं आपको बता देती हूँ, और वो ये है कि जब हम एक्सट्रैक्शन करेंगे ना, जब हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे और में से, तो बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। सो बच्चों, और में से मेटल निकालने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। इसी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स को ही तो कहते हैं हमारी मेटलर्जी, हाँ है ना? अब चलो इस मेटलर्जी वाली बात को डिटेल में समझा जाए और पहले ये पता किया जाए कि भाई क्या मेथड है, क्या स्टेप्स है जो हमें यूज़ करने हैं। चलिए जल्दी से ये पॉइंट पढ़िए, बहुत आसान है। पहली बात ये है, जैसे मैंने कहा, द वेरियस स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम इट्स सोर्स। सिंपल है, कैसे? बाय रिफाइनिंग ऑफ द मेटल। मेटल को हमें रिफाइन करना होगा, बहुत कुछ मिलेगा, उसके साथ हमें अपने काम की चीज़ निकाल लेनी है। ओके, अब कितने स्टेप्स हैं? 3 स्टेप्स है, साफ नजर आ रहे हैं हमारे तीनों स्टेप्स। पहला है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर और एनरिचमेंट ऑफ ओर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, ओके, जब हम किसी चीज़ में कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ऐसे याद रखिएगा, कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो बिना मतलब की सारी चीज़ें हट जाती है और काम की चीज़ दिखती है, वही काम हमें यहाँ करना है। बिना मतलब कि सारा गंध हटा देना और काम का चीज़ रखना है। समझाऊंगी इसके बारे में आगे भी। ओके, अगला पॉइंट, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेटेड ओर। पहले गंध सारा निकाल देंगे, फिर उसमें से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट जब करेंगे हम तो उसे रिफाइन करना पड़ेगा, उसको हमें प्यूरिफाई भी तो करना है, हमारे इम्प्योर मेटल को। जब मेटल निकलता है ना, प्योर नहीं निकलता,
इम्प्योरिटीज़ होती हैं, उन इम्प्योरिटीज़ को भी हम निकाल के अपने मेटल को रिफाइन कर देंगे। समझ में आ गया क्या करना है? पहले और ढूंढ लिया, ठीक है भाई ढूंढ लिया, फिर क्या किया, उसमें से जो काम की चीज़ें उसको रख ली, बाकी सारे गंद को हटा दिया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर कर लिया, ठीक है। फिर क्या किया, उसमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया अलग अलग मेथड से। मेटल आएगा तो वो इम्प्योर होगा, उसे प्योर करना होगा बाय रिफाइनिंग। ये स्टेप्स हमें करने हैं। समझ गए हो ये बात? चलिए फिर अगर ये बात समझ ही गए हैं तो अब आगे बढ़ते हैं और एक एक करके थोड़ा बात समझने की कोशिश करते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर इसका मतलब क्या है। बहुत आसान है, चिंता मत करिए, आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। Ores mined from the earth contain large amount of impurities. Ores mined from the earth, अर्थ से जब हम माइन करते हैं उन ओर्स में बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है, पत्थर, मिट्टी, क्ले, पता नहीं क्या क्या जो हमें ज़रूरी नहीं लगता उस पॉइंट पे, बहुत सारी चीज़ें इम्प्योरिटीज होंगी। सो जब मिट्टी, सैंड, सॉइल एक्सेट्रा, जैसे मैं बता रही थी आपको, सैंड, सॉइल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसे इम्प्योरिटीज के साथ जब ये मिलता है, इसी है हम कहते हैं गैंग। क्या कहेंगे हम? गैंग। इम्प्योरिटीज के साथ जो पाया जाता है इसे कहेंगे गैंग। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर क्या है? इसी गैंग को रिमूव करना। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में गैंग को रिमूव करना होता है बच्चों। समझ गए हो आप ये बात? आई होप देयर इज नो कंफ्यूजन। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर? गंध को रिमूव कर देना, और वही गंध है गैंग। स्पेलिंग याद रखिएगा, गलती मत कर देना, ओके। सो जब गैंग को निकालना है, अलग अलग तरीके से निकाला जा सकता है। There are 4 different methods which now I am going to discuss with you. पहला मेथड है ग्रेविटी सेपरेशन और हाइड्रोलिक वॉशिंग, दूसरा है फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, तीसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, चौथा है केमिकल सेपरेशन। अब आप बोलोगे मैम ये सारे सीखें? 12वीं में तो सीखेंगे, अभी के लिए ज़रा आइडिया ले लेते हैं, ठीक है। पता तो हो कि भाई ये गैंग रिमूव कैसे किया जाए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर कैसे किया जाए। चिंता मत करो, बढ़िया से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, डोंट वरी एट ऑल, ओके। सो लेट्स स्टार्ट नाउ एंड नाउ डिस्कस द फर्स्ट वन विच इज ग्रेविटी सेपरेशन और हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग, नाम में आधा काम हो जाना इसमें, तो आज साफ साफ समझ आ जाएगा क्या हो रहा है यहाँ पे। इट इज अ प्रोसेस इन विच द क्रश्ड ओर इज वॉश्ड। वॉशिंग दिख गया ना, किससे? पानी से। जो ओर होगा ना क्रश्ड ओर, उसको हम धो देंगे, साफ करने की कोशिश करेंगे। जब हम उसे पानी में ओके वॉश करेंगे, देखिए पानी डाल दिया हमारे ओर में, क्रश्ड ओर में। अब यहाँ होना क्या है? होना बस एक ही है, जब ये इम्प्योरिटीज अलग होना शुरू हो जाएंगी। कैसे? Lighter impurities can be washed away, leaving behind the heavier particles containing the minerals. हल्की चीज़ें हैं जो लाइटर हैं, हमारे काम की नहीं है, वो निकल जाएंगी, धुल जाएंगी। हेवियर पार्टिकल्स जिसमें हमारा मिनरल छुपा है वो रह जाएगा। बच्चों सिंपल लॉजिक है, हमारे कपड़े हम धोते हैं, मैल को अलग कर देते हैं, हमें जो नहीं चाहिए उसको साफ कर देते हैं। सिमिलरली जो क्रश डोर होगा उसमें बहुत चीज़ें ऐसी है जो हमें नहीं चाहिए, उसको धो के उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लाइटर पार्टिकल्स पानी के साथ निकल जाएंगे, साफ हो जाएंगे। व्हेयरएज द हेवियर पार्टिकल्स, उसी में से तो हमें काम है, हेवियर पार्टिकल्स में ही तो मिनरल छुपा है हमारा। सो हेवियर पार्टिकल्स हम फिर उन्हें यूज कर लेंगे, ठीक है। हाइड्रोलिक वॉशिंग क्लियर है? ज़्यादा डिटेल में इसमें क्या क्या यूज़ होता है, फ्रॉदर्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूज़ होती हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग में, ओके। जैसे कि यहाँ लिखा है, देखो हाइड्रोलिक क्लासिफायर, देखा यहाँ पर हेवी ओर रह जाएगा, लाइटर ओर चला जाएगा, साफ नज़र आ रहा है। वाटर एंड लाइटर गैंग, मतलब जो हमें नहीं चाहिए ना वो निकल जाएगा। समझे इस बात को? बेटा जब हम बोलते हैं तो बहुत ध्यान से बोलिएगा। जैसे अभी मैंने ये कहा फ्रॉथर्स मेरे मुंह से निकला, गलत है वो, ठीक है। यहाँ पर मैं कहने की जो कोशिश कर रही हूँ, बहुत सारी अलग अलग हम इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, उनके बारे में डिटेल में हम जानेंगे। हाइड्रोलिक क्लासिफायर उनमें से एक है, ओके। साफ करने में ये काम आता है, याद रहेगी ये बात? बहुत बढ़िया। सो इसमें होना क्या है? वाटर लाइटर गैंग को, मतलब जो हल्का है, गैंग है, इम्प्योरिटीज हैं, उनको निकाल देगा, हैवी और रह जाएगा। क्लियर है हाइड्रोलिक वॉशिंग? हाइड्रोलिक वॉशिंग में हो क्या रहा है? वॉशिंग हो रही है भाई, किसकी हो रही है? हमारे ओर की। ये जो ओर है ये क्रश कर रखा है, क्रश्ड ओर्स। इस क्रश्ड ओर्स की वॉशिंग होगी, इसमें है लाइटर पार्टिकल्स, अनवांटेड इम्प्योरिटीज निकल जाएंगे, और हैवियर पार्टिकल्स जिसमें मिनरल्स है वो रह जाएंगे। पहला मेथड क्लियर है? कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, धोना है बस। किसको? हमारे ओर को। क्यों? ताकि हमारा गैंग इम्प्योरिटीज निकल जाए और हमारे हेवियर पार्टिकल्स जिसमें मिनरल्स है वो रुक जाए।
चलिए फिर अगला बता देती हूँ, फ्रॉथ फ्लोटेशन। वो फ्रॉदर्स जो मैंने गलती से वहां बोल दिया था वो यहाँ काम आएगा, अब समझ आएगा आपको, ठीक है। फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस है, बड़ा काम का प्रोसेस है भाई ये। फ्रॉथ ये क्या होता है भाई, पता है कि नहीं? झाग बच्चों, झाग, साबुन का झाग देखा होगा आपने, वही झाग को ही कहते हैं फ्रॉथ। अब फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस जो हमें चाहिए ना, वो झाग के रूप में ऊपर अलग हो जाएगा। कैसे अलग होएगा बताऊं, एग्जाम्पल्स बताऊं कुछ? चलिए देख लेते हैं। इस प्रोसेस में मिनरल्स, मोस्टली सल्फाइड्स, ये बात याद रखना, फ्रॉथ फ्लोटेशन इस प्रोसेस से ज्यादातर, ओके, सल्फाइड ज्यादा होते हैं उसमें, आर सेपरेटेड बाय एजिटेशन ऑफ पल्वराइज्ड मिक्सचर विथ वाटर, पाइन ऑयल एंड केमिकल्स दैट कॉज बाइंडिंग बिटवीन mineral grains and the air bubbles so that particles of ores could float at the surface for collection। कुछ समझ नहीं आया ना? पता है मुझे, मैंने पढ़ के इसलिए सुनाया कि ये कॉम्प्लिकेटेड चीज अब देखना कितनी आसान नजर आएगी। इसीलिए पहले हमें ये देखना है कि जो मेनली क्या पाया जाता है, इसमें एक मिक्सचर है, उस मिक्सचर में क्या है? पानी है। क्या है? पानी है और पाइन ऑयल है। ये खास बात है इसके बारे में, ये याद रखिएगा। फ्रॉथ फ्लोटेशन में पाइन ऑयल यूज होता है। कौन सा ऑयल? पाइन ऑयल। और ये जो केमिकल्स हैं साथ में, ये क्या करते हैं? सिंपल सा काम करते हैं। देखिए क्या करते हैं, ये बाइंड करते हैं। कैसे? देखो, दे कॉज बाइंडिंग बिटवीन मिनरल ग्रेन्स एंड द एयर बबल्स। बबल्स जो होते हैं ना, उनके साथ बाइंडिंग हो जाएगी हमारे मिनरल की, हमारे काम की चीज की, आया ना? सो जब मिनरल और एयर बबल्स बाइंड हो जाएंगे इस मिक्सचर की वजह से, तो होगा क्या? सिंपल सी बात है, हमारे काम की चीज सरफेस पे आ जाएगी, ऊपर, झाग के साथ, बबल्स के साथ ऊपर आ जाएगी, ठीक है। सो इट इज यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ गैलीना, जिंक ब्लेंड, बहुत सारे ऐसे हैं जिनके हम यूज करते हैं। कैसे समझाऊं मैं आपको? इस इमेज को देखो गौर से। इस इमेज में अगर हम देखो, वो जो कह रहे थे ना पल्वराइज्ड मिक्सचर, किस किस का मिक्सचर था? पानी का था। देखो, वाटर कंटेनिंग, दूसरी चीज जो मैंने बोली थी बहुत जरूरी है, पाइन ऑयल, ये रहा वाटर कंटेनिंग पाइन ऑयल। इसमें हमने हमारा और जो भी हमारे पास था वो डाल दिया। देखो सल्फाइड और के पार्टिकल्स कैसे ऊपर अलग आ रहे हैं, दिख रहा है कि नहीं? फ्रॉथ बबल्स कैरिंग सल्फाइड और पार्टिकल्स, ऐसे ही एवं ही ऊपर नहीं आते, वो कैसे आते हैं? फ्रॉथ बबल्स के सहारे आते हैं, वही लेके आते हैं सल्फाइड के और के पार्टिकल्स को। समझे ये बात? देयर इज नो कंफ्यूजन ना? ग्रेट। अब अगर ये बात समझ गए हैं तो फ्रॉथ फ्लोटेशन समझ गए, झाग के रूप में हमारी जो काम का मिनरल है वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इसमें फ्रॉदर्स यूज होते हैं। इस कॉन्सेप्ट को, इस प्रोसेस को और डिटेल में 12वीं में जानेंगे। अभी के लिए आपको इतना पता होना चाहिए बच्चों कि फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस से झाग के रूप में जो मिनरल है वो ऊपर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल जिंक ब्लेंड, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अभी मैंने कहा था ना सल्फाइड ओर्स, तो जिंक ब्लेंड भी तो हमारा सल्फाइड है। देखिए इसमें भी सल्फाइड और जेलिना, PbS बच्चों, एस यहाँ पे कैपिटल होगा, सल्फर है ना, सल्फाइड और है ये, ठीक है। चलो अब ये बात समझ गए हैं तो अब आगे बढ़ते हैं और अगले मेथड की बात करते हैं। बहुत आसान है, मस्त है, क्यूट सा है, बहुत ईजी है। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। नाम में काम हो गया होगा आपका। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन मतलब मैग्नेट, ज्यादातर ये आयरन ऑब्जेक्ट्स के काम आएगा। किसके? आयरन ऑब्जेक्ट्स के। देखिए इट इज बेस्ड ऑन मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ टू कंपोनेंट्स ऑफ ओर, प्योर एंड इम्प्योर। एक ओर है बच्चों, उसमें प्योर भी चीजें हैं, इम्प्योर भी चीजें हैं। उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। जो मैग्नेटिक होंगे वो चिपक जाएंगे, नॉन मैग्नेटिक इम्प्योर रह जाएंगे, अलग हो जाएंगे। देखिए इन दिस मेथड इट इज यूज्ड इन नॉन मैग्नेटिक व्हेन ओर और गैंग इज मैग्नेटिक इन नेचर। जो हमारे काम की चीज है ना, जो ओर है, अगर उसका नेचर मैग्नेटिक है तो ये काम बन जाएगा, है ना। जो मैग्नेटिक ओर है वो क्या होगा? नॉन मैग्नेटिक तो कचरा है, गंध है, वो रह जाएगा। काम का है वो मैग्नेट को चिपक कर अपना काम कर जाएगा। बिजली की बहुत जरूरत पड़ती है इसमें, इसीलिए तो कह रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। क्या कह रहे हैं बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। यहाँ पर जो गैंग है ना, जो गैंग है वो प्योर भी है, इम्प्योर भी है। जो इम्प्योर है मतलब गंध है, वो निकल जाएगा बच्चों, ठीक है। फिर काम की चीज हम रख लेंगे। कैसे रखेंगे? जो हमारा ओर है, जो हमारी काम की चीज है, उसकी प्रॉपर्टीज मैग्नेटिक होंगी। तो मैग्नेटिक होंगी तो फिर वो जब ऐसे हम यूज करेंगे तो आसानी से मैग्नेट को वो लग जाएगी और चीजें आपके लिए, काम की चीज आपके पास आ जाएगी।
मैग्नेट यूज़ करते होगे आप, बहुत बार गेम्स भी खेलते हैं, बहुत सारे मैग्नेट्स भी आपने देखे होंगे लाइफ में, है ना। तो कैसे लोहे के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मैग्नेटिक जो सब्सटेंसेस होते हैं, वो उसको चिपक जाते हैं, है ना, वही हो रहा है यहाँ पर। इजी ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। तो मैंने अब आपको 3 मेथड्स बता दिए हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं भाई, मेन मुद्दे पर आ जाते हैं। यहाँ पर जो मैंने बताया कि अलग अलग मेथड्स यूज होते हैं, है ना। केमिकल सेपरेशन डिटेल में 12th में सीखेंगे। 3 मेथड्स मैंने आपको समझा दिए हैं, ओके। तो अब बात ये है कि ये जो सेपरेशन होगा ना, जो एक्सट्रैक्शन होगा मेटल का ओर में से, वो किस बेसिस पे होगा भाई, किस तरीके से होगा। जो केमिकल फैक्ट्रीज में होता है, अलग अलग बड़ी बड़ी मशीनें काम करती हैं, कुछ कुछ चीज़ें अलग होती रहती हैं। बेसिकली हो क्या रहा है अभी बता देती हूँ आपको मैं कि क्या हो रहा है। व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल्स फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेटेड ओर्स। फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेटेड ओर से जो हमारा एक्सट्रैक्शन होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है, जैसे ही बताऊंगी आपको कुछ याद आ जाएगा। देखिए, डिपेंडिंग ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल्स। किसकी रिएक्टिविटी? मेटल की रिएक्टिविटी। जो मेटल एक्सट्रैक्ट करना है ना, उसकी रिएक्टिविटी पे बेस करेगा ये काम, ओके। अब इससे क्या याद आया, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में मैंने आपको बहुत अच्छे से रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स करवाई थी। फिर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में भी आपको कराई गई थी, जब मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी सिखाई थी, हाँ या ना। तो वो रिएक्टिविटी सीरीज अब दोबारा काम आएगी, और सबसे ज़रूरी वो यहीं पर है बच्चों, क्योंकि मेटल्स हमें चाहिए। मेटल्स की रिएक्टिविटी पता होगी तभी तो बात बनेगी, हाँ है ना, क्लियर है ना। चलिए फिर मेटल्स की जो ज़्यादा रिएक्टिव होंगे वो कैसे एक्सट्रैक्ट किए जाए, जो कम रिएक्टिव होंगे वो कैसे एक्सट्रैक्ट किए जाए, जान ले फिर। तो उसके लिए जल्दी से एक बार ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज याद कर ली जाए। याद है कि नहीं आपको? ऑलरेडी मैंने करवाई थी, जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। वो लाइन क्या थी? केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है ना। और फिर क्योंकि हर गांव अलग और अच्छे आलू पकाता है। याद है ना ये लाइन? देखिए, कुछ बच्चों ने कहा मैम टिन की क्या प्लेसमेंट है रिएक्टिविटी सीरीज में। ये देखिए, टिन की प्लेसमेंट आयरन और लेड के बीच में है ना। ओके स्टूडेंट्स, वो सवाल का जवाब मिल गया होगा आपका उस बच्चे को जिसने कमेंट सेक्शन में पूछा था कि टिन कहाँ प्लेस्ड है, राइट। और आगे मर्क्यूरी के बाद सिल्वर, गोल्ड, हमारे प्लैटिनम, है ना, और भी आते हैं ना। मैंने आपको ऑलरेडी करा रखी है रिएक्टिविटी सीरीज, वहाँ से भी आप रिवाइज कर सकते हैं। कुछ एलिमेंट्स इसमें मिसिंग है ना। बट बात यह है कि मोटा मोटी समझने की बात यह है कि रिएक्टिविटी सीरीज के बिना कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अब ये बात समझ गए हो। हाईली रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव, मॉडरेट रिएक्टिव आप जानते हो, हाँ या ना। जो सबसे नीचे होते हैं वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, ऊपर वाले हाईली रिएक्टिव होते हैं, राइट। सो अब ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स, किस हिसाब से डिक्रीज हो रही है रिएक्टिविटी? ऊपर से लेके नीचे तक डिक्रीज हो रही है हमारी रिएक्टिविटी। तो अब सबसे नीचे जो है उनके साथ क्या होगा, उनके ऊपर जो है जो मेटल्स हैं उनके साथ क्या होगा। चलिए अब इस गुत्थी को सुलझाया जाए। अलग अलग मेटल्स हैं, ये कैसे एक्सट्रैक्ट किए जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन मेटल्स की जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में काफ़ी नीचे पाए जाते हैं, ओके। जैसे कि हमारे मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये नीचे है ना काफ़ी हद तक, ओके। सो इनके साथ क्या हो रहा है, दीज मेटल्स आर जनरली वेरी अनरिएक्टिव, ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है ये। तो अब पता चल गया कि ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, तो क्या किया जाए? इन्हें हम डायरेक्टली एक काम करेंगे, ऑक्साइड्स ऑफ दीज कैन बी रेड्यूस्ड टू मेटल्स बाय हीटिंग। सिर्फ हीट करने से काम बन जाएगा। क्या होना है यहाँ पर? हीटिंग होना है। किसको हीट करेंगे हम? जो मेटल हमें चाहिए ना, उनके ऑक्साइड्स को हम हीट करेंगे, तो डायरेक्टली अपना काम बन जाएगा। हीटिंग से क्या होगा बच्चों? वोलेटाइल सब्सटेंस है वो ऊपर आ जाएगा, निकल जाएगा। एग्जाम्पल भी आप मर्क्यूरी, ये जो मैंने बताए हैं ये एलिमेंट्स, मर्क्यूरी, ओके, अपना सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड। अब मैं आपको एक बढ़िया सी बात बताती हूँ, एक इंटरेस्टिंग सी बात है, एडवांस लेवल की बात है, पर फिर भी मुझे आपको पढ़ाने में बड़ा मज़ा आ रहा है, तो मैं आपको बता ही देती हूँ कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्रोसेस है। नाम देख के घबराइएगा मत, मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। नाम देखिए दोबारा से, मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। इस प्रोसेस से
हम सिल्वर और गोल्ड ओर्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा प्रोसेस है, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे, कैसे साइनाइड फॉर्म होता है, कैसे उसमें से वोलेटाइल सब्सटेंस अलग हो जाएगा। ठीक है, हम ये जानेंगे। अभी के लिए ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट की तरह नोट कर लीजिए कि सिल्वर और गोल्ड ओर्स में जो प्रोसेस यूज होता है उस प्रोसेस का नाम है मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। ठीक है, ओके, कॉम्पिटिटिव लेवल में काम आएगा बच्चों ये। चलिए फिर अब आगे बढ़ जाएं और अब बात करते हैं हम उन एलिमेंट्स की जो रिएक्टिविटी सीरीज में थोड़े से ऊपर आते हैं। लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स को क्या करना है, सिंपली उनके ऑक्साइड्स को हीट करना है, हमारे काम का मेटल आ जाएगा। याद रहेगी ये बात? बढ़िया है। फिर चलो अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इन द मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। बीच में जो एलिमेंट्स है यानी कि हमारे आयरन, जिंक, लेड, इनके साथ क्या किया जाए बच्चों? these metals are found in the nature in the form of their oxide, sulfides और कार्बोनेट ओर्स। ये तो हम जानते हैं कि अकेले नहीं मिलेंगे, ऑक्साइड के फॉर्म में, सल्फाइड के बारे में, कार्बोनेट ओर्स के थ्रू, किसी भी थ्रू में मिल सकते हैं ये, किसी भी तरीके से। द सल्फाइड्स एंड द कार्बोनेट्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स बिकॉज इट इज इजी टू एक्सट्रैक्ट ए मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। बेटा ये बात दिमाग में फीड करो, अगर आपको एक्सट्रैक्शन करना है ना, ठीक है, अगर आपको एक्सट्रैक्शन करना है तो हमें एक्सट्रैक्ट हम बहुत आसानी से कर सकते हैं ऑक्साइड से। किससे? फ्रॉम इट्स ऑक्साइड ओर। बहुत आसानी से हम उसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये जो है मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स है, ज़्यादा स्पेसिफिक होते हुए मैं कहूँगी। इन मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स कैसे पाए जाएंगे? ऑक्साइड्स के या सल्फाइड ओर्स या फिर कार्बोनेट ओर्स। ज़्यादा आसानी तब होगी एक्सट्रैक्शन में जब हम उसे ऑक्साइड में से आराम से निकाल सकते हैं। अब ये बात अगर हम समझ गए हैं तो बेटा कैसे निकाला जाए ऑक्साइड से? दो तरीके हैं, ये तरीके याद रखिए, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। अब आप बोलोगे मैम ये किस चिड़िया का नाम है? रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, क्या कैंसिल हो रहा है, क्या रोस्ट हो रहा है? गेट क्लियरली द कॉन्सेप्ट। रोस्टिंग में क्या होता है बताऊंगी, कैल्सिनेशन में क्या होता है बताऊंगी। रोस्टिंग में देखो इट इज ए प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होता है, हम कन्वर्जन कर रहे हैं। किसका कन्वर्जन कर रहे हैं? सल्फाइड ओर्स का। किसमें? ऑक्साइड्स में। क्यों भाई? ऑक्साइड से एक्सट्रैक्शन आसान है ना, इसीलिए। ओके, सल्फाइड से ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करें? बाय हीटिंग स्ट्रॉन्गली बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। फुल स्ट्रॉन्ग हीटिंग करनी है, टेम्परेचर का ध्यान रखना, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ओके, जब हम ये स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे एक बात का ध्यान रखना है, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर, बहुत सारी हवा, बहुत सारी एयर चाहिए, उसकी प्रेजेंस में हम हमारे सल्फाइड ओर को हीट करके ऑक्साइड ओर में हम निकाल लेंगे। क्यों भाई? ऑक्साइड ओर में आसानी होगी ना एक्सट्रैक्शन में, इसलिए। एग्जाम्पल देखिए, समझ आ जाएगा। ZnS plus 3O2 gives you zinc oxide plus 2SO2। ये हमारा जिंक सल्फाइड है। क्या है? जिंक सल्फाइड है। इसको हमने हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर होगा तो ऑक्सीजन तो रिएक्ट करेगा ही, इसीलिए तो हम एयर चाहते हैं कि ऑक्सीजन हो, राइट। सो अब जब ऑक्सीजन के साथ हमारा ये जिंक ब्लेंड रिएक्ट करेगा तो बनेगा क्या? जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर बच्चों ऑक्सीजन के साथ मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड बनकर रिलीज हो जाता है। फिर बचेगा क्या? हमारा जिंक ऑक्साइड। सल्फर को हम ऑक्सीजन से मिला रहे हैं हीट करके, ताकि सल्फर ऑक्सीजन अलग हो जाए SO2 या SO3 के फॉर्म में और हमारा जिंक ऑक्साइड फॉर्म हो जाए। समझ गए हमारी कहानी क्या थी? मेन टारगेट क्या था? हमें बस एक काम करना था, हमारे जिंक को जो सल्फर के साथ है उसको ऑक्सीजन के साथ लाना था, जिंक ब्लेंड को जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट करना था। कैसे किया? हमने ऑक्सीजन के मतलब हीट किया। कैसे? एयर की प्रेजेंस में, तो ऑक्सीजन आ गया और फिर जो हमें चाहिए था वो मिल गया। बच्चों कभी रिएक्शन को गौर से देखिए, यहाँ पर कैसे सल्फाइड से ऑक्साइड बन रहा है, यही बात आपको याद रखनी है। इस रिएक्शन में भी जिंक सल्फाइड प्लस 2O2 गिव जिंक सल्फेट, ये रिएक्शन भी आपको पता होना चाहिए। ओके, अब बहुत ज़रूरी बात, और वो ज़रूरी बात ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि रोस्टिंग में ये बात याद रखनी है, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। अब बारी आती है कैल्सिनेशन को समझने की। इट इज ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कार्बोनेट और इनटू ऑक्साइड। बच्चों बहुत बड़ी बात, रोस्टिंग में सल्फाइड ओर्स को ले रहे थे
ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर रहे थे, कैल्सिनेशन में कार्बोनेट ओर्स को ले रहे हैं, ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सेम चीज करनी है, बाय हीटिंग स्ट्रांगली, पर यहां पर एयर नहीं चाहिए हमको, एब्सेंस ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, कैल्सिनेशन हो रहा है कैलामाइन के साथ, जिंक कार्बोनेट कैसे जिंक ऑक्साइड में बदल गया, एक ही काम किया, हीट किया है इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ओके। अब बच्चों एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आगे जाकर क्लास 12th में भी और 10th के लिए भी आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में फर्क क्या है। नोट कर लीजिए बच्चों अच्छे से। पहली चीज, कैल्सिनेशन में क्या हो रही है, देखिए जरा, स्ट्रॉन्ग हीटिंग हो रही है ना, ये स्ट्रॉन्ग हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी, वेयर रोस्टिंग में इन द प्रेजेंस, ओके। अब आप बोलोगे मैम याद कैसे रखें, रोस्टिंग, रोस्ट से टोस्ट याद आता है, रोस्ट कब होती कोई चीज़ जब बहुत ज़्यादा पका दिया जाए, तो पकाने के लिए गैस तो चाहिए, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है। कैल्सिनेशन कैंसिल, नहीं चाहिए ऑक्सीजन, कैंसिल कर दिया हमने, ऐसे ही याद रख लेना, ठीक है, बहुत ज़रूरी है याद रखना। कैल्सिनेशन में ऑक्सीजन नहीं चाहिए, रोस्टिंग में ऑक्सीजन चाहिए, वो भी बहुत ज़्यादा चाहिए। हो करना क्या है, हीटिंग करनी है। क्यों करनी है, हम यहाँ पर कैल्सिनेशन में कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करेंगे और रोस्टिंग में सल्फाइड ओर्स को। एग्जाम्पल देखोगे तो कहानी भी समझ जाओगे। देखिए मैंने कुछ और रिएक्शंस दिए हैं आपको ताकि समझ सको। स्टूडेंट्स काइंडली नोट दिस रिएक्शंस, दीज आर गोइंग टू हेल्प यू। आपकी नोट्स में होंगे तो आगे जाके काम ही आने हैं। एक तरफ देखिए कैसे स्ट्रॉन्ग हीटिंग पर कार्बोनेट ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया और यहाँ पर कैसे स्ट्रॉन्ग हीटिंग पर एंटीमनी, हमारा फॉस्फोरस कैसे ऑक्साइड्स में फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, हीटिंग ही कर रहे हैं दोनों जगह। सो कैल्सिनेशन रोस्टिंग में डिफरेंस लिख लीजिएगा, कौन से ओर को कैसे किया जा रहा है याद रखना बहुत जरूरी है, ओके। चलो मूविंग फॉरवर्ड नाउ। अब इतनी देर से कह रहे हैं कि मेटल ऑक्साइड में से मेटल निकाल लेंगे, बहुत आसान है। कैसे निकालेंगे चलिए बता दिया जाए। रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल। सो हाउ विल वी रिड्यूस दिस मेटल ऑक्साइड टू मेटल, बता देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और जान पहचान का तरीका है ये। आई थिंक यू शुड नो दिस ऑलरेडी। बताती हूँ कैसे। Metal oxides are reduced to corresponding metals by using suitable reducing agents such as coke or highly reactive metals like aluminium, sodium, etc. on the basis of their reactivities using displacement reactions. Displacement reactions सुन के कुछ याद आया? आ ही गया होगा। हम क्या कर रहे हैं बच्चों, मेटल ऑक्साइड में से मेटल को निकालने के लिए किसी और मेटल की मदद ले रहे हैं। क्या करेंगे, किसी और मेटल की मदद लेंगे। फिर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा और जो मेटल दूसरे की मेटल ले लेगा, मेटल की जगह ले लेगा, जो हमें चाहिए वो हमें मिल जाएगा। होना क्या है, एक मेटल है वो किसी के साथ में है, मुझे इनका साथ नहीं चाहिए, इनको तोड़ना है, तो मैं क्या करूँगी, एक और मेटल ऐड कर दूंगी, वो मेटल इसकी जगह ले लेगा और ये हमारा अलग हो जाएगा। यही करना है यहाँ पर। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से ये काम आसानी से हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर आप मेटल ऑक्साइड है जिसको एक क्रूसिबल में, एक बर्तन में डाल रखा है, उसको हम हीट कर देंगे। जब उसको हीट कर देंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, कैल्सिनेशन रोस्टिंग के टाइम में हीट हो जाता है, तो हमारा चाहिए जो हमें ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। सो ये मेटल ऑक्साइड हीटिंग पे बन गया। अब इस मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं मेटल में। एग्जाम्पल बताती हूँ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैंने कहा था ना, ये रिएक्शन नोट कर लीजिएगा, थर्माइट रिएक्शन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन स्टूडेंट्स। इस रिएक्शन में अगर हम गौर से देखेंगे, आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए, मैम थर्माइट रिएक्शन में कौन सा मेटल एक्सट्रैक्ट होगा। इसमें होगा बच्चों जो मेटल एक्सट्रैक्ट, वो है आयरन। क्या होगा, आयरन। कैसे होगा आयरन, थर्माइट रिएक्शन सुन के, इफ यू रिमेंबर, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विथ यू दिस रिएक्शन। हमारे पिछले चैप्टर में, हमारे फर्स्ट चैप्टर में हमने इसको डिस्कस किया था। और फिर कैसे मैंने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल में भी ये रिएक्शन बताया था। चलिए फिर दोबारा बता देती हूँ। यहाँ पर जो आयरन ऑक्साइड है ना, ये आयरन ऑक्साइड को हमें इसमें से आयरन निकालना है, तो इसके लिए एक मेटल की जरूरत थी। जो मेटल का साथ मैंने मांगा है वो है एल्यूमिनियम। एक जोड़ी है, उसको तोड़ने के लिए दूसरे मेटल को लाए हैं हम। सो Fe2O3, आयरन और ऑक्सीजन साथ में थे। इस ऑक्साइड को हमें अलग करना है, ऑक्सीजन को निकालना है। इसके लिए मैं एल्यूमिनियम को ले आई। रिएक्टिविटी सीरीज में एल्यूमिनियम आयरन के ऊपर ही आता है, तो हायर रिएक्टिव एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट एंड हेंस डिस्प्लेसमेंट अकर्स एंड वी गेट व्हाट वी वांट, राइट।
एल्यूमिनियम ऑक्साइड अलग, आयरन अलग। हुआ कि नहीं रिडक्शन हमारे मेटल का? हाँ या ना? द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स टू मेटल यूजिंग एल्यूमिनियम, इसको एल्यूमिनोथर्मी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? एल्यूमिनियम यूज कर रहे हैं, है ना? सो एल्यूमिनोथर्मी इसे हम कहते हैं। ये एक टर्म है, आपके काम आएगा आगे जाके, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। सो इस प्रोसेस को कहते हैं थर्माइट प्रोसेस। इस रिएक्शन को कहेंगे थर्माइट रिएक्शन। इसे थर्माइट वेल्डिंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थर्माइट वेल्डिंग। अब आप पूछो मैम ये कहाँ काम आएगा? वेल्डिंग सुन के कुछ याद आ गया होगा आपको। वेल्डिंग कहाँ? जनरली चीज़ों को ज्वाइन करने में हम यूज़ करते हैं ना। सो इट इज़ यूज्ड इन ज्वाइनिंग रेलवे ट्रैक्स। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। थर्माइट रिएक्शन समझ गए हैं हम। अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बता देती हूँ, हमने लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स की बात की, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स की बात की। अब हम बात करेंगे हाईली रिएक्टिव मेटल्स की। इनके साथ क्या किया जाए? ये तो बड़े रिएक्टिव है, बहुत ज़्यादा मिलावट हो जाती है, बहुत जल्दी रिएक्ट हो जाते हैं। तो इन्हें कैसे निकाला जाए? एक प्रोसेस है जिससे हम निकालेंगे, बताती हूँ। दीज मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव। सो ये आसानी से हीट करने पर या रिड्यूस ऑक्साइड से करने पर इनका काम नहीं चलेगा। तो इनके लिए हमें क्या करना होगा? क्योंकि इनके पास ग्रेटर एफिनिटी है ऑक्सीजन के लिए, बहुत ज़्यादा क्षमता है, greater affinity for oxygen, we are going to use a different method and that method is called electrolytic reduction. क्या कहेंगे हम इसे? electrolytic reduction कहेंगे। रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल्स ऊपर आते हैं उनको हमें, अगर उन्हें हमें अलग करना है, वो हम चाहते हैं और में से, तो उनके लिए हमें इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करना होगा। रिडक्शन होगा और वो बिजली की मदद से होगा। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करना है इन हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स के लिए, तो क्या किया जाए? मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी तो चीज़ आपको समझ आएगी। ये जो मेटल्स होंगे ना बच्चों, जिनमें इलेक्ट्रोलाइसिस हमें करना है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलिसिस भी कहते हैं इसको हम। ये ना बच्चों मोल्टन क्लोराइड्स के साथ करते हैं। किसके साथ? मोल्टन क्लोराइड्स। यहाँ पर क्या होगा? क्लोराइड जब हम यूज़ करेंगे मोल्टन क्लोराइड, तो यहाँ क्लोरीन इज लिबरेटेड एट एनोड। अब आप बोलोगे मैम मोल्टन क्लोराइड्स, एनोड, ये सब क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस नहीं जानते क्या? यू डोंट रिमेंबर इलेक्ट्रोलिसिस? 8th क्लास में भी सीखा होगा। फिर हमने ऑलरेडी पहले भी फर्स्ट चैप्टर में भी इसका जिक्र किया था। जैसे यहाँ पे सोडियम को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फ्यूज्ड NaCl से, सोडियम अलग क्लोरीन अलग, ये क्लोरीन एनोड पे चला जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, जब ये क्लोरीन एनोड पे जा रहा है, इसको समझा दिया जाए आपको ज़रा। बच्चों ये जो हो रहा है ना, हम इसे रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल्स में भी हमारा ये प्रोसेस काम आता है। मैंने आपको बताया था ना कि कैसे मेटल्स जब हमें मिल जाएंगे वो प्योर नहीं होंगे, वो इम्प्योर होंगे और उन्हें हमें रिफाइन करना होगा। सो ये रिफाइनिंग कैसे होगी? This refining of impure metals, how does it happen? It is nothing but electrolytic refining. क्या होगा ये? Electrolytic refining. मैं दोनों बातें आपको समझा के, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन बताया मैंने, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग बताया, फिर मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ इलेक्ट्रोलिसिस समझा दूंगी। ओके, देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? इम्प्योर मेटल्स में से हम प्योर को निकालेंगे। कैसे करेंगे? बाय रिफाइनिंग। सो मेटल्स ऑब्टेन्ड बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेस कंटेनिंग इम्प्योरिटीज, बहुत सारे होते हैं। इस मेथड ऑफ रिफाइनिंग को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। बच्चों हम ना, अगर आप देखो ध्यान से, केमिकल फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में, अलग अलग जगह पर ये होता है। बिजली पास कर कर हम इम्प्योर मेटल को प्योर कर देंगे। अब आप बोलोगे मैम ऐसे कैसे? बता दूंगा ऐसे। ये सभी प्रोसेस के पीछे जो मेनली हो रहा है वो है हमारा इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में होगा क्या? क्या होगा? इलेक्ट्रोलिसिस होगा। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब जानते हैं सभी हम, इलेक्ट्रो मतलब बिजली। क्या है बच्चों? इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी और लाइसिस मतलब ब्रेकिंग। लाइसिस मतलब तोड़ना, ब्रेक हो जाना। तो हम बिजली पास कर कर एक मोल्टन स्टेट में जो कंपाउंड है उसको अलग कर देंगे। एग्जाम्पल मैंने NaCl दिया था। अगर हम गौर से देखो बच्चों, इलेक्ट्रोलिसिस में देखो क्या होता है। एक बीकर में 2 रॉड्स हैं, 2 इलेक्ट्रोड्स हैं जिन्हें हम कह सकते हैं, एक है एनोड, एक है कैथोड।
ऑलरेडी जानते होगे आप इसके बारे में, इसमें से हम बिजली पास कर रहे हैं। अब देखिएगा कैसे रिफाइनिंग होती है, दोबारा दिखाऊं कैसे रिफाइनिंग हो रही है, गौर से देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए यहाँ पर बिजली जब पास हो रही है यहाँ से, तो कैसे अलग अलग इम्प्योरिटीज़ निकल जा रही हैं, और ये अलग अलग इम्प्योरिटीज़ निकल जाएगी और काम का हमारा सैंपल ऊपर आ जाएगा, जिसे हम कलेक्ट कर लेंगे। यहाँ देखिए कैसे अलग आ गया। ओके, क्लोरीन एनोड पे चला जाता है और कैथोड पे जो हमें चाहिए हमारा प्योर सैंपल मिल जाएगा। स्टूडेंट्स टेल मी नाउ, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ें बहुत मुश्किल लगती हैं। मुश्किल तो हैं, पर आसान कैसे बनेगी? हमें उनके पीछे लॉजिक ढूंढना होगा। ओके, हमें ये समझना होगा कि एग्जैक्टली हमारा टारगेट क्या है। टारगेट है हमें हमारा मेटल चाहिए। मेटल निकलेगा कहाँ से? मेटल निकलेगा ओर से। इसी प्रोसेस को, मेटल के ओर को निकालने के प्रोसेस को कहते हैं एक्सट्रैक्शन। क्या कहेंगे? एक्सट्रैक्शन। ओके, एक्सट्रैक्शन कहेंगे। मेटलर्जी यही तो है, इस प्रोसेस को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसी को कहते हैं मेटलर्जी। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आपको एक एक रिएक्शन लिख के ज़्यादा नहीं दिखाया है, मैंने आपको मेथड समझाने की कोशिश की है। रिएक्शंस आप धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे तो सीख जाओगे, पर लॉजिक नहीं समझोगे तो बात नहीं बनेगी। हमारा टारगेट क्या है, हमें चाहिए क्या? Right students, I hope now you have understood what exactly is happening in metallurgy. We want to extract the metal out from the ore. So students, I have told you all what is a mineral, what is an ore, how to extract metal from an ore, what are the steps which are involved, what are the different steps, और मेटल निकालने के लिए हमें उसकी रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? रिएक्टिविटी सीरीज। ये रिएक्टिविटी सीरीज एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ठीक है, मैंने आपको बताया, एक इंटरेस्टिंग से प्रोसेस के बारे में बताया था, हाँ कि ना, मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस, जो गोल्ड और सिल्वर के काम आता है। अलग अलग मेटल्स के अलग अलग फायदे, अलग अलग खेल है, अलग अलग तरीके से निकाला जाएगा, इसीलिए कंफ्यूजन बढ़ता है। एक को याद करना आसान है, दो को जैसे ही तीसरा चौथा आने लगेगा कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा। बट हर एक का एक तरीका होता है, एक लॉजिक होता है, वही हमें सीखना है बच्चों। सो स्टूडेंट्स, आई होप नाउ फॉर यू दिस प्रोसेस इज क्लियर। सो हमें आज का होमवर्क क्या करना है? हमें सभी मेटल्स के एक्सट्रैक्शन के लिए जो प्रोसेस हम यूज करेंगे वो प्रोसेस तो मैंने आपको बता दिए हैं। तो मैं चाहती हूं कि सभी के रिएक्शंस आप खुद लिखें बच्चों। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में पाए जाएंगे आपको ये रिएक्शंस खुद लिखने हैं। आपको प्रोसेस समझ आ गया है। मैंने आपको कुछ चीज़ें ऐसी भी करा दी हैं जो आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं है। एडवांस लेवल की चीज़ें जो आप 12th में जाके सीखोगे वो भी बता दिया है। 10th में हमारे रिएक्शंस मेंशन्ड है, कैसे हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स को हम मेटल को अलग कर दें, कैसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल को अलग कर दें, कैसे मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल को अलग कर दें। मैं चाहती हूँ सबका आप रिएक्शंस लिखो और आप समझो कि कैल्सिनेशन रोस्टिंग से कैसे चीज़ों को हम अलग कर देते हैं। So students, write down, note down all the reactions, and when you are writing the reactions, then you will understand what I have tried to tell you. Reactions मैं खुद भी लिख सकती हूँ बच्चों, पर मैं जानती हूँ कि लिखे हुए reactions पढ़ना और खुद reaction लिखने में बहुत ज़्यादा फर्क है। आपके पास वक्त है, टाइम लीजिए, समझिए, नोट डाउन कीजिए और फिर देखिएगा ये मेटलर्जी कितनी आसान लगने लगेगी। तो मेरा काम हुआ अब खत्म, आपका काम हुआ शुरू। आप वक्त लीजिए, रिएक्शंस को प्रैक्टिस कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि एग्जैक्टली हम ओर में से कैसे हमारा जो मेटल हमें चाहिए उसको हम अलग कर रहे हैं। राइट? सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर टुडे। होप यू ऑल्सो हैड फन। सी यू नेक्स्ट वीक। टेक केयर। थैंक यू। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।